Students, good morning. Today we are going to discuss about chapter 4 of civics, understanding laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote. आप इस लॉ से परिचित होंगे कि मैरिज के लिए एक एज होती है, वोट डालने की भी एक एज होती है, एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग द विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी होती है उसकी बाइंग और सेलिंग की भी का भी क्लोज होता है। वी नाउ नो दैट पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो होता है वो मेकिंग लॉ का इंचार्ज होता है। डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरीवन, ये जो लॉ होते हैं ये सब पर लागू होते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, नए जो लॉज होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं। कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, क्या कोई कानून अलोकप्रिय या कंट्रोवर्शियल भी होता है। व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस, तो ऐसी स्थिति में एक नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे जब इसको हम रीड करेंगे। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सब पर लागू होते हैं। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पर एक सिचुएशन दी हुई होती है और क्वेश्चंस होता है इसके नीचे, तो आप इसको देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन ए 10-year जेल सेंटेंस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड। मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है वो अपने बेटे को इस वजह से भगा देता है क्योंकि उसको 10 साल की सज़ा हो चुकी है। डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो एक्शन लिया उसने गवर्नमेंट जो ऑफिसर होता है उसने, क्या वो ठीक था। शुड हिज सन बी एक्सेप्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्या उसके बेटे को केवल इसलिए माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका जो फादर होता है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है। तो ये क्वेश्चंस होता है इसमें, यहाँ पर हम नीचे समझेंगे। द अबोव इज़ ए क्लियर केस ऑफ वायलेंस ऑफ द लॉ, जो ऊपर का जो केस होता है ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि सीधा सीधा किसका उल्लंघन होता है, ये लॉ का उल्लंघन का मामला है। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर एग्री देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। आपने जो फर्स्ट यूनिट होती है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता है वो जो मनमानापन होता है उसकी सहमति की कोई गुंजाइश नहीं रखता इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सेवरल इंस्टीट्यूटेड प्रोविजन जो होते हैं वो जोड़े हुए होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दैट वुड स्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, जो कि क्या करते हैं, कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द दीज वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉज। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है प्रावधान वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया होता है उसमें सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे, जो कि इंडिपेंडेंट के बाद बनाया था हमारे जो नेशनलिस्ट होते थे उन्होंने। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। हमारा जो कानून होता है धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वल टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये जो रूल ऑफ लॉज होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये सब के ऊपर इक्वली अप्लाई होगा जो सिटीजन्स होते हैं हमारी कंट्री के। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता। नाइदर ए गवर्नमेंट, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉर ए वेल्दी पर्सन और इवन द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। यहाँ तक कि जो देश का जो प्रेजिडेंट होता है कंट्री का वो भी इससे ऊपर नहीं होता, लॉ से ऊपर। एनी क्राइम ऑफ वायलेंस ऑफ लॉज हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट, कोई भी क्राइम या उल्लंघन जो होता है, लॉ का उल्लंघन करेगा कोई भी तो वो एक क्राइम माना जाता है और उसमें एक स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है। एज वेल एज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू उस पर्सन को गिल्टी करवाया जाता है, महसूस करवाया जाता है। हैज़ टू इस्टेब्लिश कि उसने क्या किया है, अपराध किया है।
बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता था? अब हम देखते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम में कैसे लॉज होते थे। इन एंशियंट टाइम देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। जो हमारा एंशियंट टाइम होता है उसमें ऐसे इन्यूमरेबल असंख्य कानून होते थे, लोकल कानून होते थे, जो अक्सर ऐसे मामलों में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे कि ऐसे अगर मामला कोई होता है तो उसमें हमारे जो लोकल कानून होते थे वहाँ पर भी सज़ा का प्रावधान होता था। डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर लॉज। यहाँ पर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है, जो विभिन्न तरह के जो समुदाय होते हैं, इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए क्या थे, वो आज़ाद होते थे। अमंग देयर ऑन, इन सम केसेस द पनिशमेंट that two persons received for the same crimes vary depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized। यहाँ पर क्या था कि कुछ मामलों में कास्ट के आधार पर एक ही क्राइम के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे कि जो लोअर कास्ट मानी जाती है उनमें अपराधी को सज़ा जो होती है वो ज़्यादा दी जाती थी। दिस slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period। कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान कानून में धीरे धीरे क्या होता है, बदलाव आता है और सज़ा देने में भेदभाव का जो चलन था वो ख़त्म हो गया। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। यहाँ पर अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, उन्होंने हमें किससे इंट्रोड्यूस करवाया, लॉ से इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी, ऐसा लोग मानते हैं। हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्रुप्स। यहाँ पर जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इस बात से इनकार करते हैं, वो उनके अंदर क्या रहता है, कंट्रोवर्सी रहती है इसके ऊपर। इसके कई कारण होते हैं। फर्स्ट, द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेटरी, कि जो कॉलोनियल लॉ थे वो कैसे थे, वो मनमानी होते थे। एंड सेकंड, दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। और दूसरा जो था कि इंडियन नेशनलिस्ट जो होते हैं उन्होंने अपना प्रोमिनेंट एक महत्वपूर्ण रोल निभाया, प्रमुख रोल निभाया डेवलपमेंट के लिए लीगल स्फीयर इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जो होती है उसके भारत में कानून मामलों के विकास के अंदर। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेटरीनेस द कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। यहाँ पर जो 1870 का जो विद्रोह होता है, सेडिशन जो होता है, एक एक्ट ऐसी अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल होता है। उसमें क्या था, ये जो एक्ट था 1870 का, ये रोल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन द एक्ट। इस कानून में जो राजद्रोह की परिभाषा बहुत ज़्यादा ब्रॉडली व्यापक थी। The idea of sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। तो उसको बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो रोल्ट एक्ट था, जो सेडिशन होता है 1870 का, उसको रोल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें अंग्रेजों का मनमानेपन का एक उदाहरण होता है। इस कानून के जरिए क्या था कि सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल देती थी। महात्मा गांधी और उसके जैसे कई जो नेशनलिस्ट होते थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी 10 मार्च 1999 को रोल्ट एक्ट जो था उसको लागू कर दिया गया। पंजाब के अंदर इसका बहुत ज़्यादा विरोध था, उसके अपोजिट थे लोग, और उन्होंने इसके लिए क्या किया कि जो विद्रोह चल रहे थे उसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये 2 नेशनलिस्ट होते थे, उनको गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल के अंदर डाल दिया। तो उनके एवज में जलियांवाला बाग जो होता है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, सभा हुई थी। जनरल डायर जो होता है अंग्रेज़ों का एक जनरल होता है, जनरल डायर, उसने अपनी छोटी सी टुकड़ी फौज की लेकर उस सभा के ऊपर गोलियां बरसवा दी और अंधाधुंध फायरिंग करवाई उसने। उससे क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, कई जख्मी हुए, जिसके अंदर औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा
होती है। तो इस तरह का जो मास्कर्स होता है वो देखने को मिलता है हमें जलियांवाला बाग में, जो कि मनमानेपन का एक उदाहरण होता है, ऐसे हमारे जो हिस्टोरियंस होते हैं वो मानते हैं। इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेटरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। भारतीय जो नेशनलिस्ट होते थे अंग्रेजों द्वारा सत्ता की इस जो आर्बिट्रेटरीज मनमानेपन का इस्तेमाल का विरोध और आलोचना दोनों करते थे, प्रोटेस्टिंग भी करते थे और क्रिटिसाइजिंग भी करते थे। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया। और अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष करना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया उनके खिलाफ। Law from a set of rules that they were forced to obey, to law as including idea of power. By the end of 19th century, और यह समानता का संघर्ष था। इसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिसका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो 19th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, इंडियन लीगल प्रोफेशन आल्सो बिगन अमर्जिंग एंड डिमांडिंग रेस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। 19th सेंचुरी के आखिर तक भारत में जो होते हैं लोग इस चीज़ का क्या करने लगे थे, पेशा करने लगे थे। प्रोफेशन जो होता था वो उन्होंने अपना लिया था, लीगल प्रोफेशन के वकील बनते थे लोग। दे बिगिन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स टू इंडियन। और वो इस पेशे का इस्तेमाल जो करते थे, कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने ये मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों के अंदर जो कॉलोनियल कोर्ट्स होते हैं उनमें उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। इंडियन जज ऑल्सो बिगन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। जो इंडियन जज होते थे, भारतीय जो जज होते थे, वो भी फैसले लेने से पहले ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे इस चीज़ के लिए कि उनको भी कानून के अंदर बराबर का अधिकार दिया जाए। Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in the evolution of the role of law during the colonial period. तो यहाँ पर क्या था कि इस प्रकार जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान कानून का जो शासन था उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों में कई तरह से अपना योगदान दिया। अब आते हैं विद द अडेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से अडेप्ट किया जाता है। This document served as the foundation on which our representative began making law for the country. ये एक आधारशिला बन गया जिसके आधार पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं देश के, वो कानून बनाने लगे। every year our representative passed several new laws. प्रत्येक साल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नए लॉज पास करने लगे। एज वेल एज रिवाइज एग्जिस्टिंग वंस, साथ ही साथ उनके अंदर संशोधन भी करने लगे। In your class 6 you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005। आपने जो क्लास 6 की बुक होती है उसके अंदर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 को पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. इसके अंदर क्या था कि बेटा और बेटी और माँ उनको अपनी फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी का इक्वल अधिकार होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो होते हैं कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड की जाए, ये भी एक लॉज होते हैं। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड पर्पस दैट ए न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। जो लोग होते हैं इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं। हाउ डू पीपल कैन थिंक, लोग कैसे सोचते हैं और कैसे एक नया कानून बनाना जरूरी है, वो ये कैसे सोचते हैं, इस निर्णय पर कैसे वो पहुंचते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखते हैं, आप और इसको अच्छे से जानोगे। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए जो कानून होते हैं किस तरह से बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट जो होता है वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देता है न्यू लॉज बनाने में। देर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। यहाँ पर और भी कई तरीके होते हैं, और भी कई वेज होते हैं जिससे लॉ बनाए जाते हैं। तो ये
जो आमतौर पर सबसे पहले क्या होता है, समाज के किसी खास समुदाय के द्वारा कानून के लिए आवाज़ उठाई जाती है। जो ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर ए पॉपुलर लॉ। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स। और जो पार्लियामेंट होता है अपना रोल प्ले करता है कि प्रॉब्लम जो होती है वो सेंसिटिव होती है बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो फेस कर रहे हैं लोग। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू the attention of the parliament and the process adopted for this issue to become laws। यह संसद की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के सामने आ रही जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके प्रति वो क्या हो, सेंसिटिव हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा जो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, वो किस तरह संसद के सामने आया और जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसकी रोकथाम पर कानून ने क्या प्रक्रिया बनाई, क्या प्रक्रिया की थी। तो यहाँ पर लाइनें होती है, इसको समझने के लिए मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर टू द इंजरी और हार्म ऑफ थ्रेट ऑफ इंजरी ऑफ हार्म कोज बाय अडल्ट मेल यूजुअली द हस्बैंड। यहाँ पर क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जब एक परिवार का कोई भी पुरुष घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है या फिर उसे चोट पहुँचाता है तो वो क्या होता है, फिजिकली बीटन भी इसके अंदर आता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है अगेंस्ट हिज वाइफ। इंजरी में बी कोज बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर, या फिर मेंटली उसको परेशान करता है, टॉर्चर करता है, उसको अब्यूज करता है, गालियाँ वगैरह देता है। अब्यूज ऑफ वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल। तो जो अब्यूज होता है वो इंक्लूड वर्बल के अंदर आता है, सेक्सुअली और इकोनॉमिकली अब्यूज करता हूँ, या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये जो घरेलू हिंसा कानून होता है 2005 में बनाया गया था महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए। उसकी जो प्रोटेक्शन होती है उसको वो समझाता है हमें कि ये क्या होता है, डोमेस्टिक टर्म के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो ऐसी महिलाएं भी घरेलू हिंसा के दायरे में मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं। वुमेन हु लिव और हैव लाइव टुगेदर इन ए शेयर हाउस होल्ड विद द मेल मेंबर हु इज प्रीपेटिंग द वायलेंस, वो भी वायलेंस के अंदर आता है।